का फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है जी, एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। Students, today we have the first topic, and that first topic is about the type of different waves, frequency and uses that you have to learn beta. Then first type, ये चीज आपको नोट करनी थी जब तक आप लाइव बैठे थे। अगर नोट नहीं करी है तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे नोट कर लेना। इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास आता है रेडियो वेव, और रेडियो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 5 × 10⁵ से लेकर 3 × 10⁹ तक। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव एक्चुअली। और रेडियो वेव का यूज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपके टेलीफोन है, मोबाइल फोन है आपके पास। ग्राउंड और स्काई वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड में आपके पास आते हैं इंटरनेट वाली वायर्स, स्काई वेव प्रोपगेशन में मोबाइल, इंटरनेट, ये सर्विसेज हैं हमारे पास, ठीक है। और आपने सुना होगा अपने टीवी में एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और टेलीविजन वेव। इसमें सारे के सारे कौन है? रेडियो वेव्स हैं। जैसे यू हैव टू कीप इन माइंड कि रेडियो वेव का कहां-कहां यूज होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में, ग्राउंड वेव और स्काई वेव प्रोपगेशन में, एएम एफएम, यूएचएफ आपने सुना होगा ना, यूएचएफ, वीएचएफ है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आजकल हमारे टीवी यूएचएफ में चलते हैं तो बहुत ही क्लियर होती है उनकी स्क्रीन, आपने ये चीज नोटिस करी होगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वेव पे, जिसका नाम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है बच्चों, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 × 10⁹ टू 3 × 10⁻11। माइक्रोवेव का यूज होता है ज्यादातर रडार स्टेशंस में। रडार सिस्टम्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं रडार स्टेशन, ये जैसे कि दूसरे देश के कोई वायुयान आ गए या उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी ऐसी घटना हुई है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं कौन? रडार स्टेशंस, ठीक है। तो रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज होता है, और कुकिंग प्रोसेसेस में भी माइक्रोवेव का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोवेव का आपको पता ही है, कुकिंग प्रोसेसेस माइक्रोवेव बिल्कुल आपको पता है। और उसके बाद आता है इंफ्रारेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है बच्चों 3 × 10⁻11 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये 3 × 10⁻11 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ किसकी? इंफ्रारेड वेव की। इंफ्रारेड वेव इनका यूजेस कहां पे होता है? मस्कुलर स्ट्रेन के लिए इनका यूज किया जाता है, उनको ट्रीट करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट प्रोवाइड करता है सोलर सेल की सहायता से, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इनका यूज किया जाता है, और सोलर वाटर हीटर जो सिस्टम है वो भी इस पे बेस्ड है। उसके बाद आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों, जिसकी रेंज है 4 × 10⁻14 से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। विजिबल लाइट का यूज होता है फोटोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, स्टार्स वगैरह के लिए, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आप समझ ही रहे हैं, ऑप्टिकल का मतलब लाइट और लाइट से जुड़ी हुई चीजें। माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके या बहुत ही अच्छे तरीके से उसे देखने में, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 × 10⁻14 से लेकर 3 × 10⁻17 हर्ट्ज तक। इसके यूजेस आप पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। और लेसिक आई सर्जरी, जैसे कि हमारे ऑपरेशन होते हैं, आई सर्जरी जो होती है उनमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास एक्सरे, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक्सरे का तो सभी को पता है, एक्सरे तो करवाए भी होंगे आप में से किसी ने, तो 3 × 10⁻17 से लेकर 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का यूज होता है सर्जरी में, इंजीनियरिंग में भी काफी यूज होता है, रिसर्च वर्क में, इंडस्ट्री में इनका यूज होता है डालने से।
उसके बाद लास्ट है हमारे पास गामा रेज। गामा रे कैंसर और ट्यूमर का ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज होता है, और एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में गामा रेज का ही यूज होता है। देन दीज आर द टाइप्स of different wave that we have studied here. These are radio, micro, infrared, visible, ultraviolet, X-ray and gamma ray, and their frequency range with their uses. Now we move to the main article of the class, and that is to cover the numericals. Now we are going to cover the numericals based on this chapter. Okay students, let's start the article, but before that we have to focus the camera and we have to remove the extra board, क्योंकि मैंने ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज जो थी वो एक एक्स्ट्रा बोर्ड पे नोट करके रखी थी पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो हम तो इतना सोचते हैं आपके टाइम के लिए, और आप तो अपने ही टाइम के लिए बहुत कम सोचते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर सोचते हैं तो दैट्स वेरी गुड। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो आपके इस कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, और इस बोर्ड को हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, देखिए जी, हमने बोर्ड को कर दिया है रिमूव। अब हमारे सामने सबसे पहले आके बैठ गया एक न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी बातों को, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आएंगे। हमने 4 न्यूमेरिकल बोर्ड पे ही लिख लिए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल का अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम और भी करते जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी वो चीज़ें आपके नोट करने के लिए थी, और आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी हमने कर दी है समाप्त, और अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। बस इतना ही था ये चैप्टर। इस पे हमने थोड़ा सा टाइम फालतू भी लगाया था, एक दिन हमने फालतू लगाया है, 2 दिन का था, 1 दिन की थ्योरी थी और 1 दिन के न्यूमेरिकल थे। तो बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है मेरे को कहता है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया, उसका एरिया दे रखा है बच्चा पार्टी, एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर का पावर 2। अच्छा, एंड प्लेट सेपरेशन इज 3 mm, उन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 3 mm। ए चार्ज इनिशियली टू 80 माइक्रोकूलम due to a radioactive source nearby, the medium between the plates gets conducted and the plate loses the charge initially at the rate of, मतलब loses the charge decrease हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 1.5 into 10⁻⁻8 कूलम पर सेकेंड। देखो बच्चों, कहानी समझा देता हूँ भाई। आपके पास ये एक प्लेट है और ये जी है दूसरी प्लेट, ऐसे, और इनको कनेक्ट किया गया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, ऐसे। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये है भाई साहब आपके पास नेगेटिवली चार्ज। इसकी है चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। मुस्कुरा के करना है, देखो मुस्कुरा रहा नहीं, हाँ, मुस्कुरा के आपको ये सम सॉल्व करना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ठीक है, लड़ जाएंगे हम इससे भी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखो कि जब मैं ईएम वेव का कॉन्सेप्ट करता हूँ तब मेरे सामने 2 बातें होती हैं। एक होती है कंडक्शन की, और दूसरी बात होती है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। आप सभी को पता है कि मैं 2 तरह की बातें करके आया हूँ यहाँ पे। एक तो कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन का क्या मतलब है, और एक है यहाँ पे हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक है कंडक्शन और दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन का क्या मतलब होता है, जो वायर से पास करता है वो कंडक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो इस गैप में जनरेट होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट।
एक कंडक्शन है, दूसरा मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। कंडक्शन का मतलब है जो वायर से फ्लो करेगा, जिसका फ्लो वायर से होगा वो कंडक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो गैप में से फ्लो करेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसने क्या कहा देखो कि इसके बीच में क्या है, एयर है। एयर के इंसुलेशन को तोड़ा गया है बाय ए रेडियो एक्टिव सोर्स। मैंने कहा था ना कि अगर हम फील्ड की स्ट्रेंथ को 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर कर देते हैं तो इसका एयर जो होता है ना, एयर का इंसुलेशन टूट जाता है, एयर का इंसुलेशन टूट जाता है। समझ रहे हो आप बात मेरी? ठीक है जी। अब देखो आपको क्या क्या बातें दी गई। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया, इसका एरिया आपको दे रखा है। एरिया कितना दिया आपको, 50 सेंटीमीटर की पावर 2। अच्छा जी, इतना ही एरिया इस प्लेट का, इतना ही एरिया इस प्लेट का, सेपरेटेड बाय d इज इक्वल टू दे रखा है 3 mm, तो 3 × 10⁻⁻3। अच्छा, चार्ज इनके पास दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, यानी कि 80 माइक्रोकूलम, दैट इज Q1 और Q2 भी इतना ही। अच्छा, due to a radioactive source nearby, the medium between the plates gets conducting and the plate loses the charge initially at the rate। अब ये क्या चीज है, कूलम पर सेकंड। ये dq/dt है भाई, यानी कि आपको dq/dt आपको दे रखा है, दैट इज 1.5 × 10⁻⁸ कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। What is the magnitude and direction of displacement current? एक बार magnitude and direction of displacement current। अब displacement current क्या होता है जी? displacement current जहां तक मैंने पढ़ा है ना, वो ये चीज होती है कि ID that is equal to क्या होगा भाई, ID is epsilon naught d phi e by dt, d phi e by dt। phi is electric flux। कहा था ना हमने कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दिस इज द थिंग, है ना। तो अब phi e क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो आपके पास id इज इक्वल टू क्या बनेगा, id इज इक्वल टू बनेगा एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहां से एरिया तो कांस्टेंट है, तो id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू a de/dt। अब देखो बच्चों, de इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, इन दोनों के बीच जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज अपॉन एरिया a इनटू एप्सिलॉन। वैल्यू रख दो बिना शर्माए, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट a d/dt ऑफ किसका, q/a इनटू एप्सिलॉन नॉट, a इनटू एप्सिलॉन नॉट, बाहर आपके पास बचेगा केवल dq/dt। dq/dt की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 1.5 × 10⁻⁸ कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो dq/dt। अब ये dq/dt क्या चीज है भाई, यही तो ID करंट है, यानी कि ID करंट आपके पास क्या आया, 1.5 × 10⁻⁸ कूलम पर सेकंड। अब देखो बच्चों यहां पे क्या बात कही गई है, लूजेस द चार्ज, लूजेस द चार्ज, इसका मतलब है कि ये चीज जो है dq/dt लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसका जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन कंडक्शन से क्या अपोजिट है। अब आपको पता है मैंने क्या कहा कि यहां पे लिखा है लूजेस, यहां पे लिखा है लूजेस, भाई ये लूज कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या कहा गया है कि सिंस चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम सो dq/dt आल्सो डिक्रीजेस। तो आप क्या कह सकते हैं कि de/dt क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, तो लेस देन क्या बनेगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपने जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया उससे अपोजिट है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन कंडक्शन करंट से क्या है, उल्टी है। बट हमें यह भी पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन दोनों बराबर होते हैं।
दोनों बराबर होते हैं तो आपका रिजल्टेंट करंट क्या बना, आई डैश, ये बनेगा आपके पास ID प्लस IC, C फॉर कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है जो वायर से फ्लो कर रहा है। अब दोनों के दोनों बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट कितना आया, 0 आ गया। अब दूसरी चीज क्या पूछी इसने, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो भाई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश कर दो, I डैश ये वाला, I डैश कितना है 0, देन B इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा 0, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा 0। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन एंड टेल मी कि किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। गो टू द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज टेल मी, ठीक है। बता दीजिए आपको न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, ये बात जरूरी है भाई, अगर आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए। गुरलीन सैनी क्लियर है सर, बहुत बढ़िया गुरलीन। जानवी, जैस्मीन कौर, अच्छा आकृति चौधरी, राधेश, गुरलीन बाजवा, शोभित मदान, मनेंद्र, सार्थक, साहिलप्रीत, इमनंदनप्रीत, गीताक्षी, जसलीन कौर, पायल जारियाल, मनजोत कौर, नेहा, अर्शप्रीत, मनीषा, मनजोत, गुरकरण, मनरीत कौर, गुरलीन कौर, अभिषेक कुमार, कौन है अभिषेक, मंजू चौधरी, दानिश, आश्रय नंदा, मनीषा भारद्वाज, अमृतपाल, अभिषेक, अभिषेक कौन सी क्लास से है एक बार बताना मुझे प्लीज बच्चे। अमृतपाल, गगन सैनी, हरसिमरन कौर, अगर आप बाहर से हो तो भी बता दो अभिषेक, कोई बात नहीं, अगर आप बाहर से हो तो भी बताओ प्लीज। देखो बच्चों ये हमारे पास था फर्स्ट न्यूमेरिकल, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अभिषेक कुमार 11th, बेटा ये 11th की क्लास थोड़ी ना है, ये 12th की है बच्चे। 11th की क्लास वाले बच्चे क्या करते होते हैं यहाँ पे, अभिषेक ये 12th की क्लास है बेटा। संजना वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लेट रिप्लाई किया बेटा आपने, चलो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है भाई, पीछे नहीं हटना हम लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। वो न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, उससे बातें करते हैं दो, है ना, उससे बातें कर लेते हैं, 2 की जगह 4 ही कर लें, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो वो क्या कहते हैं कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस बार फ्रीक्वेंसी दिया है हमको, फ्रीक्वेंसी दिया है 25 मेगाहर्ट्ज। ओके चलो उसकी बातें सुन लेते हैं अच्छे से, क्या कहना चाहता है वो। A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travel in free space along x direction। अच्छा x डायरेक्शन के along चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है x। अच्छा at a particular point in space and time electric field vector is, अच्छा ये y एक्सिस के along दे दिया, ठीक है, तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोर्स z एक्सिस के along होगा, ठीक है। आपको क्या कहा गया कि x एक्सिस के along आपकी चल रही है वेव, अच्छा ठीक है, EM वेव की डायरेक्शन है x एक्सिस, EM वेव की डायरेक्शन है ये वाली, और ये लो जी आपकी y एक्सिस, और ये लो जी आपकी z एक्सिस, हैं जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है बात। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, और ये आपने सुना ही होगा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, 88 टू 106 तक होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, है ना। आपने सुना होगा रेडियो वाले बोलते होता है हम बोल रहे हैं 98.3 मेगाहर्ट्ज से, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, ठीक है, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, ठीक है, बजाते रहो, रेड एफएम ऐसे ही आता है क्या, पता नहीं भाई मुझे याद नहीं है सही से, बट दिल्ली में होता था, बड़ी सुनता था ऐसे, एफएम बड़े चलते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम अपनी बात करते हैं भाई,
तो ये क्या कहा गया, 25 मेगाहर्ट्ज की बात करी गई। तो 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया, ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है 6.3 वोल्ट पर मीटर इंटू जे कैप का मतलब है ये वाई एक्सिस कह लो, कैलकुलेट बी। इसके लिए इसका तो कोई यूज ही नहीं है, बेवकूफ बना रहा था हमको, है ना, कि मेरे को पता है ए बी सी डी ई, बी सी डी को हटा दो, ई लिख दो, है ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बी चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, e बाय c बनेगा। तो e कितना है 6.3, c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। e बाय c जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3 2 जा 2.1 इंटू 10⁻⁻8, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, तो ये लिख दो भाई 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। एंड दिस इज अलोंग, इसका तो पता ही है भाई एक्स डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाई डायरेक्शन के अलोंग वो है, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग कौन होगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप लिख सकते हैं क्या कि दिस इज 2.1 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। ये काफी इजी था आप लोगों के लिए, ठीक है, आप काफी इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले की तरफ और उससे पूछते हैं कि भाई क्या हाल है जनाब के, क्या हमसे कवर हो जाएंगे। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए और अगले की स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए। अगला क्या कह रहा है, कहता है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, ये तो काफी इजी न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी से हमने उठाया था इसको, ठीक है। और इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कवर कर लें बच्चों, इसके केवल और केवल 12 और 13 न्यूमेरिकल्स हैं बस, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। मैंने देखी नहीं, 3 दिन हो गए इसकी एक्सरसाइज, लेकिन 12 और 13 से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके नहीं मिलेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल से आपका काम बन जाना है, ठीक है। चाहे कहीं पे भी हो, उन्हीं न्यूमेरिकल से आपकी बातें बन जाएंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट 2 बचे हैं, उसके बाद हम अपनी तरफ से लेके आएंगे, ठीक है। कहता है कि लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non reflecting surface। नॉन रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, हाँ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इफ सरफेस हैज एन एरिया, उस सरफेस का एरिया आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस during a 30-minute time span when no incident light is reflected. How will your result will be modified if the surface is perfect reflector? भाई अगर रिफ्लेक्टर है तो आपका रिजल्ट कैसे मॉडिफाई होगा, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। भाई गया p मोमेंटम से, आया p मोमेंटम से, तो जाएगा p से, आएगा -p से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा 2p। बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इतनी सी बात याद रखनी है आप। अब यहाँ पे क्या महाभारत इन्होंने लिख रखी है उस पर बात करें थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ ना तो आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप यूनिट को देख लो। अगर आपने यूनिट ध्यान से पढ़ ली ना तो आपका न्यूमेरिकल बनता गया। कैसे बनता गया, टोटल एनर्जी कितनी फॉल हो रही है उस सरफेस में जिसका एरिया आपको दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है। कैसे मैं निकालूंगा, देखिए स्टार्ट करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाना, वोट का क्या मतलब होता है पता है, वोट पावर की यूनिट होती है। तो आपको एनर्जी फ्लक्स मतलब 18 वोट, वोट का मतलब है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर की यूनिट होती है वाट और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है जूल और डिवाइड बाय सेकंड और इनटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब मेन कहानी ये है। यहां पे सेकंड मतलब टाइम आपको दिया गया है, अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे
टाइम और मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर एरिया से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, टाइम से ये गया, मेरे पास आ जाएगी एनर्जी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सोचने वाली बात है, इसकी यूनिट को देख के काम कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि टोटल एनर्जी उस सरफेस पे कितनी पड़ी है, टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं। टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, फॉलिंग ऑन सरफेस, टोटल एनर्जी को मैं U से डिनोट करता हूं बच्चा लोग, U से डिनोट कर रहा हूं मैं। और यहां पे मेरे को 18 वाट दे रखा था, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट पर सेंटीमीटर, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड बाय टाइम मिली सेकंड, टाइम कितना देर का था 30 मिनट, तो 30 मिनट 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, है ना। तो आप इसको सोल्व कर लो भाई, 18 टू जा 36, 6 12 6 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 36 360 और 72 72 दूनी 144 दूनी 288, 360 288, इनको ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएंगी 648, तो 648 में 6.648 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 क्या, जूल। एनर्जी की यूनिट तो यही होती है भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। मैंने लिख दी, देखो बच्चों यहाँ पे 18 मैंने यही काम किया, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास बाकी क्या बचा, केवल जूल बचा। और वो कितनी एनर्जी आई जो फॉल हुई है उस सरफेस पे, 6.48 into 10 raised to power 5 जूल आई है। अब दोबारा से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, मैंने एनर्जी निकाली टोटल। अच्छा, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स दिस falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If surface has an area this, find average force exerted on the surface. फोर्स निकालनी है, ठीक है ना। तो आप अब फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स आप निकाल सकते हो मोमेंटम में चेंज से। और मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, मोमेंटम यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी जो रहेगी यहाँ पे एनर्जी रहेगी mc स्क्वायर के बराबर। अगर mc स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू सी दैट इज p इंटू सी, यानी कि मोमेंटम मेरा जो रहेगा टोटल एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी है 6.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अच्छा जी सॉल्व कर लो भाई, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 6 जा, अच्छा 10 रेज़ टू पावर -3। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है भाई। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसी से यूनिट बनती p। अब मेरे को क्या चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यही मोमेंटम आपको यूज करनी है। रिफ्लेक्शन में तो कोई मिल ही नहीं रहा, आपको नहीं मिल रहा ना, तो आपको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो p की वैल्यू कितनी है 2.16 into 10 raised to power -3 और टाइम कितना देर का है, टाइम देर का 30 मिनट। 30 मिनट का क्या मतलब है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपके पास 6 3 जा 18, तो 2.16 डिवाइड बाय 1.8, अच्छा, और इनटू 10 रेज़ टू पावर -3 -6 हो गया, ठीक है। तो 216 डिवाइड बाय 180, अच्छा यार 18 दूनी 36, ये तो नहीं बनेगी बात, 18 1 जा 18, यानी कि 1 पॉइंट कुछ आएगा इनटू 10 रेज़ टू पावर -6, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा इनटू 10 रेज़ टू पावर -6। फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, बस ये आ गया फोर्स। ये बात आई वहां तक जहां तक हमने कहा कि when no light is reflected। अब देखो how will your result will be modified if there is a perfect reflector। perfect reflector का क्या मतलब है कि जितनी मोमेंटम से स्ट्राइक करेगा उतनी मोमेंटम से वापस जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम 2p आ जाएगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम हमने देखा है ना, सबसे पहले हमने यही बात करी थी, 2p आ जाएगा। तो अब फोर्स कितना आएगा 2p डिवाइड बाय टाइम,
तो फोर्स कितना था यहाँ पे 1 पॉइंट, यानी कि 2 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁶ न्यूटन के लगभग आ जाएगा। बस दिस इज ओनली द डिफरेंस। अब बताओ बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया? किसी को अगर डाउट है तो प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी। ठीक है, आ जाइए जी। कितने बच्चों को क्लियर हुआ देख लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट हो जाइए। जिसको न्यूमेरिकल समझ में आ गया प्लीज मुझे बताइए। नवरूप, ऐश, संजना, प्रभजोत, मनजोत, साहिलप्रीत सिंह, नेहा, जैस्मीन, अरे गुरलीन बाजवा, गुरलीन सैनी, अमृतपाल, अर्शप्रीत कौर, हरसिमरन कौर, राधेश शर्मा, मनिंदर सिंह, गीतांशी, हिमनंदन प्रीत कौर, संजना शर्मा, जसलीन कौर, नवरूप, आकृति चौधरी, मनजोत कौर, आश्रय नंदा, हमराज, प्रभजोत, गुरलीन कौर। वेरी इजी सर। हाँ इजी है, काफी इजी है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है बच्चों के। चलो बहुत बढ़िया। मनरीत कौर, बहुत ही अच्छी बात है। दानिश, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर जो है इसको हम टाटा बाय बाय कहने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, गगन सैनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम अभी थोड़ी देर में अलविदा कह देंगे और कल हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, तो हम कल जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कल चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें हम पहला पार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम करेंगे उसके बाद। और रे ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, 11th में तो नहीं पढ़ा, खैर आपने 10th में आपने पढ़ रखा है, तो वो आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो जी, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे सामने, हम उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और इस पे बेस होकर 2-4 न्यूमेरिकल और भी करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल मुझसे क्या कह रहा है। Calculate the peak value of electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb coming from 3 meter distance. Let efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. देखो भाई, जो स्टेटमेंट है ना उसको ध्यान से पढ़ लो। न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उसकी स्टेटमेंट के साथ थोड़े से फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, अगर आपने उसके साथ दोस्ती कर ली फिर आपकी बात बन जाएगी। देखो ये नीचे नीचे लिखी है जो स्टेटमेंट है वो, कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100-watt बल्ब। अच्छा जी, 100 वाट का बल्ब दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और 100 वाट का बल्ब है कमिंग फ्रॉम 3 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है और पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करना है। देखो बच्चों, अगर आपने कोई भी पॉइंट सोर्स लिया, भाई मान लो आपके पास ये एक पॉइंट सोर्स है ना, तो वो किस तरह से रेडिएशन फेंकेगा? जितनी इधर उतनी ही इधर, जितनी इधर उतनी ही इधर, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम मान के चलते हैं ये बात, होता ही ऐसा है, ऐसे 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 रोशनी फैलेगा, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा? जितने डिस्टेंस से आपको उसको बताया गया, वो कितना डिस्टेंस आपको बताया गया? 3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया यहाँ पे कि 100 वाट का बल्ब है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो मैं उसका एरिया कैसे निकालूंगा कि मेरे पास क्या रहेगा? उसका एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उसको? उसका एरिया मेरे पास रहेगा, मैं इस बात को ऐसे लेके चलूंगा कि इंटेंसिटी जो होती है ना वो होती है बच्चों पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी जो है वो है पावर अपॉन एरिया। एरिया पावर डिवाइड बाय एरिया। पावर है आपके पास 100 पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट, तो 100 आपके पास है पावर। ठीक है, 100 वाट। और एफिशिएंसी कितनी है उस बल्ब की? 2.5%। तो 2.5 का मतलब है 2.5 डिवाइड बाय 100, ये आएगा एक्चुअल पावर जो वहां तक जा रहा है, डिवाइड बाय एरिया।
अब इसका सरफेस एरिया क्या लें? सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तभी आपकी बात बन सकती है कि 4 पाई आर, वो 3 आपको दे रखा है, 3 मीटर 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मैं सरफेस एरिया स्फीयर का ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रहे, मैं सरफेस एरिया किसका ले रहा हूँ? स्फीयर का ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो आपके सामने बनाया इसको कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों ओर कैसे लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो कुछ इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म है। अगर सोर्स हमारा पॉइंट है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। अब आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन हम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे ये बात आपके सामने स्पेशली आ जाएगी, ठीक है? तो इस बात को अब यही याद रखिए कि एज ए स्फीयर इसको ट्रीट करके चलिए, ठीक है? तो ये आपके सामने बनेगा, कितना बनेगा? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 गया, 2.5 डिवाइड बाय 36 पाई, ठीक है? 2.5 डिवाइड बाय 36 पाई, दिस इज इंटेंसिटी। ये हमारे पास इंटेंसिटी आई है। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है पावर अपॉन एरिया, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर। अब देखो हम क्या कहते हैं कि इसमें से आधी इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक से बिलोंग करती है, आधी मैग्नेटिक से बिलोंग करती है। भाई ये जो आपके पास बल्ब आया है, इसकी हाफ जो है, हाफ belongs to electric and half belongs to magnetic, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मिलके ही ईएम वेव बनाते हैं, दोनों मिलके ही ईएम वेव बनाएंगे। तो अगर मेरे को इंटेंसिटी का हाफ निकालना हो तो मेरे पास हाफ क्या रहेगा? उसका हाफ आ जाएगा मेरे पास कितना? इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास? इंटेंसिटी होती है क्या? पावर अपॉन एरिया, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि ये आपके पास बनेगा, इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी है, जिसका नाम होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो वॉल्यूम को हटाना है तो एक लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ और डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा, तब इंटेंसिटी बनेगा। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। स्पीड किसकी लेनी है? लाइट की। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। अब इंटेंसिटी का तो हाफ चाहिए ना, हाफ तो इलेक्ट्रिक है, हाफ मैग्नेटिक है, सो इंटेंसिटी का हाफ आपका बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, इंटेंसिटी का हाफ। तो यहां से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू हमें निकालनी है, वो पीक वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो ये बनेगी हमारे पास 4I/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। देखो भाई 4I की वैल्यू कितनी है? 2 2 जा 4 कर देते हैं इसको, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 इंटू आई की वैल्यू है 2.5 इंटू डिवाइड बाय 36 पाई, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, है ना? फटाफट से सॉल्व कर लो। अच्छा जी 8 और 4 12, तो ऊपर आ गया 10⁻⁴, तो 2 इंटू 2.5, तो ये बन गया 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 36 पाई इंटू 8.85 इंटू 3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने ई की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसकी भाई देखो इसकी वो पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना।
आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो थी दैट वाज I इज इक्वल टू पी बाई ए, आई इज इक्वल टू पी बाई ए। तो बच्चों आज हमने न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट किया और हमने कुछ वेव्स ली थी जिसमें रेडियो वेव, अल्ट्रा वेव और विजिबल लाइट, ये सारे के सारे हमारे पास थे, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज थे और उनके यूजेस थे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय और नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑप्टिक्स। तो कल से हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चों और मिलते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पे जो लाइव बैठे हैं प्लीज़ आप अपनी क्लासेस को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों अब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है और अगर आप पीछे रह गए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप उसको किसी भी तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस नहीं हो रहा, प्लीज़ वो इस ग्रुप से जरूर जुड़ें और अपने सिलेबस को पूरा करें। किसी ने अगर बाहर भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो रही है, दैट्स वेरी गुड, आपको रिवाइज करने को मिल रहा है, तो आप इस मौके को कभी ना छोड़ें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को कवर करें, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज मैं करता हूँ अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिक्स वाले लेक्चर में जुड़ेंगे और जुड़ के उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे जैसे जैसे इसके पार्ट खत्म होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट जैसे ही खत्म होगा उसके नोट्स मिलेंगे, सेकंड पार्ट जैसे खत्म होगा उसके नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। जो असाइनमेंट हर रोज़ आपके फेसबुक पेज पे जाते हैं प्लीज़ उसको खोल के एक बार पढ़ के देखा करो, उसमें मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, जो असाइनमेंट में भेजता हूँ एक बार उसका प्रिंट निकाल के पढ़ के जरूर देखें बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं ऐसे ही नहीं बनाता कोई असाइनमेंट कि हाँ जी चलो उठाइए और बना दें ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। आप उनको दिल से पढ़ें और कवर करें अपने आप को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों। Thank you students.